Hi everyone, this is Tripti. I hope you all are doing absolutely amazing. In this video, I have with me certified copy of strategic management of All India Rank 12 Naina. Naina के साथ मैंने podcast भी shoot करा था in which she has shared her detailed strategy of each and every subject. If you want to have guidance, you can definitely refer to that. Coming to the certified copy analysis, सबसे पहले हम उसके मार्क्स डिस्कस करते हैं. शी सिक्योर्ड 79 ऑन 100 इन FMSM एग्जाम. उसका ब्रेकअप ये है कि 21 मार्क्स शी सिक्योर्ड इन SM theoretical आउट ऑफ 35, 28 शी सिक्योर्ड इन FM एंड 30 ऑन 30 शी सिक्योर्ड इन MCQs. तो सबसे पहले लर्निंग हमारी यही है कि हमें MCQs में बहुत अच्छे से मार्क्स सिक्योर करने हैं ताकि हमारा स्कोर एलिवेट हो जाए. अगर आप देखो तो अगर उसके 35 में से 49 मार्क्स आए हैं थ्रियोटिकल पोर्शन में और 30 ऑन 30 सिक्योर करके उसका स्कोर बहुत एलिवेट हो गया. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप MCQs बहुत अच्छे से कर रहे हो. इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस SM की कॉपी. SM में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे प्रेजेंट करें. सबसे पहले शी हैज अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी, इट वाज रिलेटेड टू पोर्टर्स 5 फोर्सेस. पोर्टर 5 फोर्सेस के बारे में पूछा था. इट वाज अ प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन. तो नैना ने बहुत अच्छे से सारे हेडिंग्स लिख दिए हैं. उसने लिखा सबसे पहले कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, बायर्स, उसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बट स्टिल शी सिक्योर्ड 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 5. तो मतलब इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ये रहेगा कि आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देनी है. आपने हेडिंग्स दे दी, उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में लिखो कि ऐसे सप्लायर्स हैं, अगर सप्लायर्स आ जाते हैं तो दे हैव अ बार्गेनिंग पावर, वो अच्छे से कंपेटिटिव प्रेशर क्यों है. ठीक है. अगर मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊं, आई गेव माई एग्जाम्स इन नवंबर 2023 एंड आई वॉज जस्ट कंपेयरिंग एंड आई वॉज सरप्राइज कि एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. मेरे आए थे 24.5. मेरे टाइम पे EIS SM हुआ करता था. मैं क्या करती थी, मैं ना हेडिंग बना दिया करती थी ऐसे करके और उसको एक बॉक्स में डाल दिया करती थी. ठीक है. जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स. मैंने लिखा कि सप्लायर्स एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडस्ट्री इफ दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द बायर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल. तो आप कुछ भी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दोगे ना, हेडिंग्स आपने बहुत अच्छे से लिख दी, तो मेरे को मिले 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 5. नैना को मिले 1.5 मार्क्स. मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर मार्क्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो आप जितना अच्छे से भर भर के लिख सकते हो और हेडिंग्स को बहुत अच्छे से ब्लॉक्स में या फिर अंडरलाइन करके लिख सकते हो, उतने ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे. वैसे कुछ खास मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत कीवर्ड्स लिखने हैं और अगर आपके पास टाइम है तो हेडिंग्स ब्लॉक्स में डाल के एक्सप्लेनेशन लिखो. एक आधा मार्क्स भी इंक्रीज होता है तो हमारे लिए बोनस है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8B वॉज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में करेक्टरिस्टिक्स लिखना था. तो नैना ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है. उसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा है. तो द हेड लर्निंग इज अंडरलाइन द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को उसने प्रॉपरली अंडरलाइन करा है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दे शुड बी रिलेटेड, टाइम फ्रेम मेजरेबल होना चाहिए, कंक्रीट, स्पेसिफिक, बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज. उसने बहुत अच्छे से लिखा है एंड शी सिक्योर्ड 3 मार्क्स आउट ऑफ 5. तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसके 1.5 और 3 4.5 मार्क्स आए आउट ऑफ 10. बट अगर आप देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7A. 7A में 7A हम पहले क्वेश्चन देखते हैं. 7A हमारा रिलेटेड था factors and importance of these factors that need to be considered. Organization should select the right strategic performance measures that are aligned with its goals and objectives and provide relevant and actionable information. तो फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस लिखना था. तो देखते हैं नैना ने क्या लिखा. नैना ने बोला कि जो हमारे फैक्टर्स होने चाहिए, जो हमें कंसिडर करने चाहिए फॉर द राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स. शी रोट डेटा क्वालिटी, डेटा अवेबिलिटी, डेटा टाइमलीनेस एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा. ठीक है. उसके बाद उसने इम्पोर्टेंस लिखा. अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद आर सजेस्टेड आंसर, तो डेटा अवेबिलिटी मैच कर रहा है, डेटा क्वालिटी, डेटा टाइमलीनेस भी मैच कर रहा है. डेटा अवेबिलिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा टाइमलीनेस. लेकिन क्या नहीं मैच कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ डेटा. ऐसा कुछ पॉइंटर नहीं है इसमें. इंस्टेड इट इज रेलेवेंस.
तो द क्रक्स इज कि आपको जो हेडिंग है वो एग्जैक्टली सिमिलर लिखनी है। अगर एग्जामिनर को सेम हेडिंग मिल जाती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएं। तो आपको अच्छे से हेडिंग लिखनी है। एवेबिलिटी, क्वालिटी और टाइमलीनेस तो उसका मैच कर गया। देखो, क्वालिटी, एवेबिलिटी, टाइमलीनेस, लेकिन ये वाला मैच नहीं करा तो उसको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में शी हैज रोट इन अ पैराग्राफ बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रिसोर्स एलोकेशन इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे उसको 1 मार्क्स मिल गया। तो 2+1 उसको 3 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 5। ठीक है। अगर हम सजेस्टेड आंसर देखें तो सजेस्टेड आंसर में भी एक पैराग्राफ में ही दिया गया है, लेकिन मैच नहीं कर रहा होगा तो हल्का सा उसको 1 मार्क्स मिल गया। तो इससे ये लर्निंग रहती है कि अगर कुछ आपको नहीं आता है उसको छोड़ के नहीं आना है, आपको जितना आता है उसको लिख के आओ, आपको थोड़े थोड़े मार्क्स बटोरने हैं और ऐसे करते करते यू विल एंड अप सिक्योरिंग 79 मार्क्स। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ही हैज अटेम्प्टेड। क्वेश्चन 7B। क्वेश्चन 7B वाज रिलेटेड टू इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स, सबसे पहले उसने इनोवेशन के बारे में बताया। इनोवेशन मीन्स अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। मैनी पीपल फील इट इज अ वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, हाउएवर द इनोवेशन प्रोवाइड्स दीज मैनी बेनिफिट्स। तो उसने हर हेडिंग को, आप देख रहे हो, अंडरलाइन करा है प्रॉपरली। ठीक है। और अगर मैं आपको सजेस्टेड आंसर में दिखाऊं क्वेश्चन 7B, इनोवेशन के बारे में पहले इन्होंने भी लिखा हुआ है कि इनोवेशन रेफर्स टू क्रिएशन, उसकी डेफिनेशन और ये सब, और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें हेल्प सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, गिव्स कंपेरेटिव एडवांटेज। तो उसकी जो हेडिंग्स हैं वो एग्जैक्टली मैच कर गई। helps to solve complex problems, increases productivity, helps to achieve competitive advantage। तो she secured 3 on 3 in this। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया था नम लेट्स सी क्या पूछा गया था, रिस्क इन्वॉल्व इन इनोवेशन भी पूछा गया था। तो रिस्क इन्वॉल्व में उसने एक पैराग्राफ में आंसर लिख दिया तो उसको कुछ मार्क्स नहीं मिला। तो रिस्क में मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनोवेशन से क्या रिस्क होती है। इनोवेशन जब भी हम करने जाते हैं तो हमें बहुत हाई कॉस्ट होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। इट इज़ नॉट सर्टेन कि हमें उससे प्रॉपर रिटर्न्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अनसर्टेन रिटर्न्स, टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। अगर हमने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट नहीं करा तो इम्प्लीमेंटेशन रिस्क भी हो सकता है। तो एग्जामिनर इफ इट सीज द हेडिंग्स प्रॉपरली तो आपको मार्क्स मिलने से नहीं रोक सकते। ठीक है जी। अब हम आते हैं 5 का ए, द 5ABC। 5 का ए वॉज अ केस स्टडी। लेट मी शो यू गाइज। 5 का ए वॉज रिलेटेड टू अ बेवरेज कंपनी। फुल हेल्थ इज अ बेवरेज कंपनी, इसको न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। Indian energy market is saturated, including several well-established national and international brands. Considering the dominant position, तो इसमें पूछा है कि हम कौन सा एनालिटिकल टूल यूज करेंगे। तो इसमें आंसर में दिया हुआ है सबसे पहले कि हम स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग यूज करेंगे। उसके बाद उसका प्रोसीजर पूछा है कि आइडेंटिफाई द कंपेरेटिव प्लॉट द फर्म्स ऑन टू वेरिएबल मैप, असाइन फर्म्स एंड ड्रॉ सर्कल्स। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सबसे पहले 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग द टूल विच इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। उसके बाद उसके 4 स्टेप्स। लेट्स सी नैना ने कैसे करा है। उसने बैंग ऑन आंसर दिया है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, उसको यहीं पे 1 मार्क मिल गया। देख रहे हो आप, 1 सेंटेंस लिखने का 1 मार्क मिल गया उसे, प्रॉपर उसे अंडरलाइन करा है। उसके बाद प्रोसीजर में आइडेंटिफाई द कंपेरेटिव करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। उसके बाद प्लॉट एंड असाइन एंड ड्रॉ सर्कल्स उसने बहुत अच्छे से लिखा है, उसको मिल गए 4 में से 5 मार्क्स। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर केस स्टडी का आता है और उसमें आइडेंटिफाई करने को बोलता है, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज अगर आपको आइडेंटिफाई करने को बोला है तो आपको सबसे पहले उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। हो सके तो उसका आप डेफिनेशन दो और आपको हर स्टेप्स में अंडरलाइन करते हुए चलना है कीवर्ड्स, एंड हो सके तो कीवर्ड्स जो हेडिंग है उसको ब्लॉक में डालो या फिर अंडरलाइन करो और उससे नेक्स्ट से स्टार्ट करो। एंड वन मोर थिंग विच आई कैन सी इन नैनाज कॉपी कि उसने हर क्वेश्चन एक अलग पेज से स्टार्ट करा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आपको शर्माना नहीं है, बहुत अच्छे से हर पेज यूटिलाइज करना है। ठीक है। अब हम 5 के बी पे आते हैं। 5 का बी वॉज ऑल्सो अ केस स्टडी। 5 का बी, तो इसमें हमसे पूछा है कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंक्लूड करनी चाहिए एंड व्हाट मेजर्स शुड ही टेक टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली।
देखते हैं नैना ने क्या लिखा है। नैना ने क्लियर उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन था। ठीक है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद मेजर्स टू इम्प्लीमेंट, यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क मिल गया। मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, उसने ये सब लिखा। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा था। इसके सजेस्टेड आंसर्स में, ऐसा दिया हुआ था स्टेज 1 करके, स्टेज 1 स्टेज 2 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। सबसे पहले हम करंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इमरजेंसी एक्शन प्लान लाएंगे, बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे और नॉर्मल पे हम रिटर्न हो जाएंगे। तो ऐसे करके 5 स्टेजेस दिए हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा आंसर डिफरेंट लगा होगा एग्जामिनर को। एंड लेकिन बात उसने वही लिखी है कि एनालिसिस ऑफ करंट प्रॉब्लम, ड्रॉ अ स्ट्रैटेजिक प्लान टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी एक्शन। अगर वो इन सब चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर देती तो हो सकता है कि मार्क्स इम्प्रूव हो जाते। तो आपको अच्छे से हाईलाइट करते हुए चलना है और अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट करना है अपना आंसर्स इन प्रॉपर हेडिंग्स। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अब 5 का सी है हमारा, बिजनेस एनालिसिस डन बाय रोहित। ये भी एक केस स्टडी है हमारी। ठीक है, तो इस केस स्टडी में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस था, कंपेटिटर एनालिसिस। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ठीक है, Rohit Khanna runs a chain of organic grocery under the brand name Green Basket. Over the past 2 years, he has faced intense competition from the large retail chains and online delivery platforms. Despite loyal customers, his profits are shrinking. On his consultant's advice, decides to undertake a comprehensive study to understand competitor, their vision, mission. अब जब हम कंपटीशन का एनालिसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कंपेटिटर एनालिसिस। तो उसको नैना ने आइडेंटिफाई करा अच्छे से, उसको मिला 1 मार्क, इधर ही मिल गया देखो। अब उसके भी स्टेप्स पूछे थे। तो आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, determine the strengths of the competitors, determine the weakness of the competitors and put all the information together। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन टुगेदर लिखनी है। तो इसके उसको मिल गए 3/5 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल करके उसको फिफ्थ क्वेश्चन में मिले 10.5 मार्क्स आउट ऑफ 15। So if I have to summarize the key learnings from this video is that you have to pay a lot of attention to MCQs. MCQs will elevate your scores. Number 2, जो भी आपके हेडिंग्स हैं, मैं आपको एक बार अपनी आंसर शीट दिखा देती हूँ जल्दी से। आई विल पुट द लिंक ऑफ बोथ द आंसर शीट्स इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने हर आंसर को प्रॉपर बॉक्स में लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको प्रॉपर बॉक्स में लिखते हुए चलना है। इफ़ यू कैन सी माई आंसर शीट, प्रॉपर मैंने हर चीज़ को बॉक्स में लिखा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है। नैना ने भी हर चीज़ को प्रॉपरली अंडरलाइन करा हुआ है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। एंड हर क्वेश्चन को अलग पेज से शुरू करना है। और आप एक और चीज़ कर सकते हो एसएम में, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की हेडिंग्स के मैंने एक नोटबुक बना ली थी पतली सी, उसमें मैं सारे चैप्टर्स की हेडिंग्स लिखा करती थी। अगर आप हेडिंग्स को बहुत अच्छे से लिख लोगे और अंदर का खुद से भी लिखोगे, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो एफएम भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप एसएम अच्छे से मैनेज कर लोगे। 20 to 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए आउट ऑफ 35। रेस्ट यू कैन स्कोर इन एफएम एंड एमसीक्यूज एंड यू कैन easily secure an exemption. So we will discuss the more copies in the next videos. If you want to see them, subscribe so that you can get notification. And if you have any questions, then feel free to drop in the comment box. Until next time, bye.